Assalamu alaikum students, good morning. वालेकुम अस्सलाम सर जी। I am going to share the screen with you. In the previous lecture, we have discussed the one of the major economic problem, that is inflation. We have studied the concept of inflation, how you can measure the concept of inflation, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था who is hurt by inflation and who is unaffected by inflation. Today we are going to discuss another economic problem, that is unemployment. ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो डेवलप कंट्रीज जो है वो फेस कर रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड है। हम इसको डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्रीज के लिए जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकते। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो हर कंट्री में तकरीबन ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके कंसेप्ट के बारे में, इसकी मेजरमेंट के बारे में और इसके लॉ के बारे में जो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं, और ये डेफिनेशन जो है वो हम अमेरिकन डेफिनेशन के मुताबिक करेंगे, जैसे मैकॉनर ब्रू को हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक इसको डिफाइन करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। हमारे पास पॉपुलेशन जो है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है लेबर फोर्स और दूसरा है नॉट इन लेबर फोर्स। मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो लेबर फोर्स में कंसीडर किए जाते हैं, और जो काम नहीं करने वाले वो नॉट इन लेबर फोर्स में कंसीडर किए जाते हैं। कौन से लेबर फोर्स में आते हैं, कौन से नॉट इन लेबर फोर्स में आते हैं, वो हम देखते हैं। पॉपुलेशन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, लेबर फोर्स और दूसरा है नॉट इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में आते हैं मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, जिनकी एज जो है वो 16 ईयर से ज़्यादा हो, हु इज़ एबल एंड विलिंग टू वर्क, काम करने के काबिल हो और काम करना चाहता हो, एंड सीकिंग फॉर जॉब फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स को। अमेरिकन डेफिनेशन के मुताबिक वो जॉब को सर्च कर रहा हो और एटलीस्ट 4 वीक से सर्च कर रहा हो। ये नहीं है कि कल सर्च करने लगा हो कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ऐसा नहीं है। 4 वीक से जॉब को सर्च कर रहा हो, वो लेबर फोर्स में कंसिडर होगा। और नॉट इन लेबर फोर्स में कौन आते हैं, लेस देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड मीन चिल्ड्रन, उसे कंसिडर किया जाता है। जो 16 ईयर से ओल्ड से कम है वो नॉट इन लेबर फोर्स में आएंगे। फुल टाइम स्टूडेंट्स, चाहे वो मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड ही क्यों नहीं है, अगर फुल टाइम स्टूडेंट है तो वो लेबर फोर्स में नहीं आएगा। नॉट सीकिंग फॉर जॉब, अब जो जॉब सर्च नहीं करना चाह रहा, मतलब बहुत सारी फीमेल्स हैं या कोई, हाँ फीमेल्स ही कह सकता हूँ, मतलब वो उनकी एज 16 ईयर से ज़्यादा है, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन वो जॉब सर्च नहीं कर रही, जॉब नहीं करना चाह रही, तो वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। एंड रिटायर्ड रिटायर्ड लोग जो हैं या कोई कंप्लीटली डिसेबल्ड लोग, वो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। तो लेबर फोर्स में आएगा मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एंड सीकिंग फॉर जॉब फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स अगो। लेबर फोर्स में से फिर आगे दो पार्टिसिपेशन बनेगी इसकी, एक होगा जिसको जॉब मिल गई है वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स होगा, और जिसे नहीं मिली वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स में आएगा। जिसे जॉब मिल गई है वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स में कंसीडर होगा, जिसे जॉब नहीं मिली वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स में कंसीडर होगा। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को कि ये कंप्लीट क्लियर हो जाए बात सारी हमारी। अ पर्सन हु इज मोर देन 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड who is able to work and seeking for job for at least 4 weeks ago but failed to get job will be considered as unemployed. A person who is more than 16 years of old who is able to work and seeking for job but failed to get job
विल बी कंसीडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। बेसिकली उसकी एज जो है वो 16 ईयर से ज़्यादा हो, मतलब वो लेबर फोर्स कंट्री, ये जितनी भी बात कही है इसमें यह है कि वो लेबर फोर्स में मौजूद हो और फिर उसको जॉब नहीं मिलती तो वो अनएम्प्लॉयड कंसीडर होगा। सो यू कैन मेजर द कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ओवर टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ, नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। पाकिस्तान की जैसे टोटल पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन जो है वो 200 मिलियन के नज़दीक है। अब इसमें से जो है वो तकरीबन 66 मिलियन के नज़दीक जो है वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है, 66 मिलियन लेबर फोर्स है, जिसमें से तकरीबन 62-63 के नज़दीक जो है वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है और बाकी जो है वो 3.5 मिलियन जो है वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड आउट करना होगा तो वो होगा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। उसे टोटल लेबर फोर्स पे डिवाइड करेंगे, ना कि टोटल पॉपुलेशन पे। टोटल लेबर फोर्स पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो निकल आएगा। जैसे पाकिस्तान का कोई 6% है या 6.5% के नज़दीक है। क्लियर है डेफिनेशन सबको? किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है। ये आपके सामने एक एग्जांपल मेंशन की हुई है, जैसे ये पॉपुलेशन है 220 मिलियन, लेबर फोर्स उसमें से 66 मिलियन है, एम्प्लॉयड लेबर फोर्स जो है वो 64 मिलियन है और अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स जो है वो 2 मिलियन है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर फाइंड आउट करना हो तो वो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, वो 3% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो डेफिनेशन में लाना चाहते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ऑल पार्ट टाइम वर्कर्स आर फुली एम्प्लॉयड। उनको, जो पार्ट टाइम वर्कर हैं उनको फुली एम्प्लॉयड कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा और मजीद क्लैरिटी के लिए, डिस्करेज्ड वर्कर्स और नॉट सीकिंग फॉर जॉब, you must be actively seeking work in order to be counted as unemployed. An unemployed individual who is not actively seeking employment is classified as not in labor force. अगर अगर कोई अनएम्प्लॉयड कहलवाना चाहता है या अनएम्प्लॉयमेंट में आता है तो वो जॉब को सर्च कर रहा हो। जो लोग जॉब को सर्च नहीं कर रहे वो लेबर फोर्स में नहीं आते। लेबर फोर्स में वही आएगा जो जॉब को सर्च कर रहा हो। जिस तरह मैंने एक डेडलाइन भी फिक्स की कि 4 वीक से कम जो है वो जॉब को सर्च कर रहा हो तो वो लेबर फोर्स में शामिल होगा। तो ये मजीद क्लैरिटी, अगर इसके अलावा कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं इस वाले से, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन के वाले से, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, there are three major types of unemployment. First one is frictional unemployment, second one is structural unemployment, and third one is cyclical unemployment. हम तीनों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। At any given time, some workers are between jobs. Some of them will be moving voluntarily from one job to another job. Others will have been fired and will be seeking for re-employment. देखें, सबसे पहले क्या है कि हम इन बिटवीन जॉब हो सकते हैं, अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है कि हमें इससे बेटर जॉब मिल जाएगी, कोई भी आपका एम हो सकता है, तो वो आप 2 माह 3 माह लगा के उससे अच्छी जॉब जो है वो सर्च कर लेते हैं। तो वो जो 2-3 माह का पीरियड बेकार रहते हैं वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। आपको जॉब से फायर कर दिया है और आप नई जॉब सर्च कर रहे हैं, उसमें 2-3 माह लग सकते हैं, वो भी इससे ज़्यादा भी लग सकता है, ये भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा।
Still others will have laid off temporarily because of seasonal demand. या जैसे ये शुगर मिल बंद हुई है, मतलब सीजनल इसे कहते हैं कि ये शुगर मिल जो है एक सीजन चलती है, फिर वो 3-4 माह बंद रहती है और फिर स्टार्ट हो जाती है। तो सेम वो भी इसमें आएगा, क्योंकि वो 3-4 माह लोग बेकार रहते हैं, वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या कुछ और काम कर लेते हैं उस 3 माह में, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा अगर नहीं करते तो। वर्कर्स हु आर वॉलंटरली बिटवीन जॉब्स are moving from low paying low productivity jobs to higher paying higher productivity position. या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक लो स्केल जॉब कर रहा था और साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, अब वो उस जॉब को स्किप कर देता है, उसे पता है कि मैंने मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, मैं इससे अच्छी जॉब सर्च कर लूँगा, वो 2-3-4 माह लगा कर अच्छी जॉब सर्च कर लेता है। तो ये सारे जो है ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। A person who are in between job, moving from one job to another job, shifting from low scale job to high scale job, और उसके दरमियान जो पीरियड वो फ्री रहता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगी। All these unemployed people are considered in frictional unemployment. Economists use the term frictional unemployment consisting of search unemployment and wait unemployment for workers who are either searching for jobs or waiting to take jobs in near future. इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी में आती है, वेट अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी में आती है। मतलब जो हमें आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद आपको जॉब सर्च करने में को 3-4-5 माह लगते हैं, तो वो जो पीरियड होगा वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। या आप एक ऑलरेडी जॉब छोड़कर किसी अच्छी जॉब की तलाश में 2-3-4 माह लगाते हैं, तो वो जो 2-3-4 माह आप फ्री रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आप नई जॉब सर्च करने में आपको 4 माह, 5 माह, 2 माह, 1 माह लगता है, तो वो पीरियड जो है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये, अब मैंने इसको क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि ये क्या चीज है, तो ये हर इकोनॉमी में प्रिवेल करती है, क्योंकि चाहे वो कंट्री डेवलपिंग है, चाहे वो कंट्री डेवलप्ड है, जैसा भी है, ये मामला तो चल रहे होंगे ना। मतलब ग्रेजुएट होके फौरी तो जॉब नहीं मिलती होगी, टाइम लगता होगा जॉब सर्च करने में, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, चाहे वो डेवलप कंट्री है। या हर जगह जो है वो कुछ लोग फायर हो रहे होंगे, निकाल देते हैं नौकरी से, डेवलपिंग में भी निकल रहे हैं, डेवलप में भी, और उनको नई जॉब सर्च करने में टाइम लग रहा होगा। हर जगह लोग अपनी मर्जी से जॉब छोड़ रहे होंगे और हायर स्टैंडर्ड जॉब या उससे अच्छी जॉब के लिए जा रहे होंगे। तो ये हर जगह चलता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हर जगह मौजूद है, और ये टेम्पररी है, मौजूद है और ये टेम्पररी है ना, ओवरकम हो जाती है, 3-4-5 माह लगते हैं, लेकिन रहती है। आप मतलब आपके तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, लेकिन पीछे आने वाले लोग कोई ना कोई रहेंगे इसमें मौजूद। Second type of unemployment is structural unemployment. Structural unemployment is faced due to change in the structure of the economy. बेसिकली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से फेस करना पड़ती है। अब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है? देखिए, इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है। When labor force is moving from one sector to another sector, this is named as structural transformation, structural change. अगर आपकी लेबर फोर्स जो है वो किसी एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जाती है, तो इसको हम स्ट्रक्चरल चेंज बोलते हैं। तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। पहले मैं ये क्लियर करता जाऊं कि स्ट्रक्चरल चेंज हर जगह चल रही है। पाकिस्तान की लेबर फोर्स का तकरीबन 46.5%, चले 46% लगा लें, 46% जो है वो
एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 46% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है। यूएसए की लेबर फोर्स का ओनली 1% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, बाकी इंडस्ट्रियल और सर्विसेज में कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जो बाकी इंडस्ट्रियल सर्विसेज में कर रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे हम डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप की तरफ जाता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर फोर्स का शेयर जो है वो कम होता रहता है, वो इंडस्ट्री सेक्टर में मूव करते रहते हैं, इंडस्ट्रियल वाले सर्विसेज में भी मूव करते रहते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है ग्रोथ का। तो स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो चलती रहती है। तो स्ट्रक्चरल चेंज चलती रहती है, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आएगी? वो इस तरीके से आएगी कि एग्रीकल्चर से जो आदमी निकल कर आया है इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, तो वो फौरी तो एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा वहां पे, इट विल टेक सम टाइम। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से फार्मर जो है वो छोड़कर आया है, वो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसे विलेज से जो है वो सिटी में जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होना पड़ेगा, चाहे वो खुद ही हो, फैमिली के साथ ना हो, खुद ही शिफ्ट होता है। फिर भी उसे वहां पे हॉस्टल सर्च करेगा, रहेगा, इंडस्ट्री सेक्टर में नौकरी तलाश करेगा, 1 माह 2 माह 15 दिन 20 दिन लग सकते हैं, काम सीखने में टाइम लग सकता है उसे। तो ये जो टाइम पीरियड वो फ्री रहेगा, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। ये क्यों फेस करनी पड़ी है? क्योंकि उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर इंडस्ट्री सेक्टर में आ रहा है। सो स्ट्रक्चरल unemployment is faced due to change in the structure of the economy when labor force is moving from one sector to another sector, ठीक है, तो उसमें जो पीरियड वो फ्री रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। अब ये देखें कि ये भी हर इकोनॉमी में मौजूद होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद होती है। Third type of unemployment is cyclical unemployment. Unemployment that is caused by a decline in total spending or real GDP is called cyclical unemployment. ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो जीडीपी के कम हो जाने की वजह से हो, जो टोटल प्रोडक्शन के कम हो जाने की वजह से फेस करना पड़े, उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जो एग्रीगेट डिमांड के कम हो जाने की वजह से फेस करना पड़े, उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, प्रोडक्शन कम हुई है, कंट्री की जीडीपी कम हुई है, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रही है, तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। और यही ये देखें, अब गौर से देखें तो यही असल अनएम्प्लॉयमेंट है। बाकी दोनों तो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद रहती हैं, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर रहे होंगे, एक जॉब से दूसरी जॉब पे मूव कर रहे होंगे, एक जॉब से निकाले जा रहे होंगे, दूसरी जॉब सर्च कर रहे होंगे, मतलब फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट हर वक्त इकोनॉमी में चल रही होगी। इसी तरह स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हर वक्त इकोनॉमी में चल रही होगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज हर वक्त चल रही है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में हर वक्त चल रही होगी। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये जीडीपी के कम हो जाने की वजह से है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखें, जिस तरह मैंने कहा कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद रहती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहती है। ये दोनों टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत होती है, क्योंकि वो जीडीपी के कम हो जाने की वजह से होती है। और जो इससे पहले फ्रिक्शनल है और स्ट्रक्चरल है, उनको तो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो तो इकोनॉमी में, जैसे स्ट्रक्चरल चेंज जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन में लिखते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज जरूरी है, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगी।
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। लोग पुअर जॉब से जो है वो हाई स्टैंडर्ड जॉब में मूव कर रहे होंगे। लोग ग्रेजुएट होकर अच्छी जॉब सर्च करने में उनको टाइम लगता होगा, तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद रहती हैं। हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की मौजूदगी के बावजूद कह देते हैं कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो दोनों इकोनॉमी में मौजूद हो, उसके बावजूद हम कह देते हैं, मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, उसके बावजूद हम कहते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज frictional and structural unemployment is largely unavoidable in a dynamic economy. Full employment is something less than 100% employment of the labor force. मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल जो है अनएम्प्लॉयमेंट ये इकोनॉमी में मौजूद है। इकोनॉमी से दैट द इकोनॉमी इज फुल एम्प्लॉयड when it is experiencing only frictional and structural unemployment. That is, full employment occurs when there is no cyclical unemployment. That is, full employment occurs when there is no cyclical unemployment. फुल एम्प्लॉयमेंट तब होगी जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में ना हो, और बाकी दोनों फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल वो तो इकोनॉमी में मौजूद है, उनकी मौजूदगी के बावजूद हम कहते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब द unemployment rate that is consistent with the full employment as the full employment rate of unemployment, और इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपको आसान अल्फाज में ये कहता हूं कि कोई 2-2.5% जो है, एक्सक्यूज मी, हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहते हैं, हम इनके बावजूद कहते हैं कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये दोनों जो अनएम्प्लॉयमेंट हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहती हैं, ये तकरीबन 5-6% जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो इन दोनों पर ही मुश्तमिल होगी, और इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद ही रहेगा। दैट इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। द रीजन इज दैट के नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हर वक्त मौजूद रहेगा। मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मौजूद रहेगी। ठीक है, तो 4-5-6% जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो किस वजह से होगी? वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होगी। हाँ, इससे ज्यादा होती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी और उसको रिड्यूस करने की जरूरत होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जी कुछ पूछना चाहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स है, वो जो आपने 2 टाइप्स बताई इसमें है फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं जी, जो टाइप्स हैं 3 हैं, 3 टाइप्स हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये 3 टाइप्स हैं।
इसके बाद में हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो ये दैट इज द सम ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कंसेप्ट है, मतलब हम इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? वो फुल एम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं जब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट तब कंसीडर की जाती है कि जब हम फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के मौजूदगी के बावजूद हम कह देते हैं देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो हर वक्त इकोनॉमी में मौजूद रहती हैं, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और वो तकरीबन बनती हैं 4-5%। तो ये 4-5% जो है ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो है हमारी जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाती है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज एक्सेसिव इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट। द बेसिक इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फोरगोन आउटपुट। बेसिक इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फोरगोन आउटपुट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की जो बेसिक कॉस्ट है वो ये है कि उसकी वजह से जो जीडीपी कम हो जाती है। इट वाज फर्स्टली डिफाइंड बाय प्रोफेसर ओकन्स। Professor Arthur Ocken was firstly to quantify the economic cost of unemployment. He estimated the impact of unemployment on real GDP. उन्होंने बेसिकली जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का जीडीपी पे इम्पैक्ट फाइंड आउट किया, which is named as the economic cost of unemployment and famous as the Okun's law. Okun's law indicate that 1% increase in unemployment rate above the natural rate of unemployment will cause the negative GDP gap of about 2%. गौर से सुनिएगा, 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बाद, मतलब 5-6% के बाद अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा होता है, मतलब अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, इसका ये मतलब है विल कॉज द नेगेटिव जीडीपी गैप ऑफ अबाउट 2%। उससे 2% जीडीपी गैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा, उससे 2% नेगेटिव जीडीपी गैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेगेटिव जीडीपी गैप कब क्रिएट होगा? जीडीपी गैप इज इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। जब आपकी एक्चुअल जीडीपी जो है ये 2% कम हो जाए, इसका मतलब है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर साइकिल का अनएम्प्लॉयमेंट में 1% इजाफा होता है तो जीडीपी में 2% कमी आ जाएगी, ये मतलब है इसका आसान अल्फाज में। लेकिन इसके वर्डिंग क्या थी ओकन लॉ की? 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कि अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बाद भी 1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा होता है, इट मीन कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में अगर इजाफा होता है तो इससे जीडीपी गैप जो है वो नेगेटिव 2% जनरेट हो जाएगा। सो जीडीपी गैप इज इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। दोबारा बोलता हूं डेफिनेशन, 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट above the natural rate of unemployment will cause negative GDP gap of about 2%. जीडीपी गैप, एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी को मैं डिफाइन कर देता हूं। जीडीपी गैप जो है दैट इज एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी जो है बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी। मतलब आप अपने रिसोर्सेज को अगर फुली एम्प्लॉयड कर लें, जिसमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, अपने रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉयड कर लें, तो उससे जो जीडीपी बनेगी वो पोटेंशियल जीडीपी कहलाती है। और एक्चुअल जीडीपी जो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही होती है, तो एक्चुअल जीडीपी कम होगी, मतलब अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में 1% इजाफा होता है तो उससे एक्चुअल जीडीपी जो है वो 2% कम हो जाएगी। जब एक्चुअल जीडीपी 2% कम हो जाएगी तो नेगेटिव जीडीपी गैप ऑफ अबाउट 2% जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का यहां तक?
इसका ना ये थोड़ा सा बता दे कि ये जो आप अभी बता रहे थे, जी बेटा किसका? ये जो जीडीपी गैप का बता रहे थे ना एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ऑल राइट। ये देखें, ओकन लॉ में उन्होंने बताया है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 1% इजाफा होता है अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में 1% इजाफा होता है तो उससे जीडीपी गैप -2% जनरेट हो जाएगा। अब ये देखें, जीडीपी गैप -2% कैसे जनरेट होगा? जब आपकी एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन कर जाएगी है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल जीडीपी है ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी। अगर आपके रिसोर्स फुल एम्प्लॉयड हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, तो जो जीडीपी बनेगी वो पोटेंशियल जीडीपी कहलाती है। तो एक्चुअल जीडीपी चूंकि रिसोर्स फुली एम्प्लॉयड नहीं है, यहाँ पे हमने कहा है कि 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर 1% साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो आपकी उससे एक्चुअल जीडीपी जो है ये 2% डिक्लाइन हो जाएगी। जब ये 2% डिक्लाइन होगी तो जीडीपी गैप देखें आप -2% में जनरेट होगा। तो क्लियर है? 2% की एक्चुअल जीडीपी जब 2% डिक्लाइन हो जाएगी तो ये देखें ना, आंसर ये वैल्यू डाउन होगी। मतलब लेट्स सपोज कि ये 10 है तो ये 8 होगी, 8 - 10 तो -2 आंसर आएगा ना। जी, तो तो -2%, 2% के एक्चुअल अलावा कोई जीडीपी और नहीं 2% होगा। डिक्लाइन हो जाएगी। जी, ये जो प्रोफेसर ओकन ने फाइंड आउट किया था वो 2% था। उसने एम्पिरिकली एस्टिमेट किया था इसको, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी लिया था और जीडीपी का डाटा लिया, रन किया, एस्टिमेट किया। ठीक है, तो ये 2% का जो है निकाला, उसी के वर्ड्स ये यूज किए हैं। तो जरूरी नहीं है हर कंट्री के लिए 2% ही हो, किसी का 2.5% आ सकता है, 3% भी आ सकता है, 1.5% भी आ सकता है। तो ये चूंकि प्रोफेसर ओकन्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसने फर्स्ट टाइम इसको एस्टिमेट किया था, तो उसके जो रिजल्ट निकाले थे उसके मुताबिक इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अदरवाइज ऑब्वियसली इसकी बाद में भी लोग एस्टिमेट करते हैं तो हर किसी का आंसर डिफरेंट आता है। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? जी, जी, कोई और कंफ्यूजन किसी को है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप तैयार कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ हैंड आउट शेयर कर लेता हूँ। सोर्स इसका मैकॉनर, ब्रू एंड फ्लाइन है, चैप्टर मैंने उसके मेंशन किया हुआ है। पर उसमें तो बहुत ज्यादा लिखा होता है। जैसे आप पॉइंट्स जो बताते हैं वो भी ऑब्वियसली पॉइंट्स मैंने देने हैं स्लाइड्स उसके अलावा उसी में भी। से बनाई है ना बेटा, स्लाइड उसी में से बनाई है। तो वहाँ तो पे एक्सप्लेनेशन और भी होती है, जो मैं बोलता हूँ चीज़ें वो भी सारी उधर मेंशन होती है ना। जी, हाँ जी, तो आपने स्लाइड्स भी देखनी है और साथ स्लाइड्स का प्रिंट निकाल के साथ रख लेना है, और जो बुक से कोई अच्छी एग्जांपल लिखे तो वो भी साथ लिख लेनी है, या कोई बुक से अच्छी डेफिनेशन साथ मिले वो भी साथ मिला लेनी है। इस तरीके से हैंड आउट्स तैयार किया करें और एग्जाम में उन हैंड आउट्स को रीड आउट किया करें। ठीक है सर। और सर ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे? वो लेटर एक आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग?